हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे किस चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट मींस मैथ है। ओके, मैथ्स क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बेसिकली अलजेब्रा के अंदर आता है ये, ठीक है। अलजेब्रा टॉप यूनिट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पता है ना, दैट मीन्स कि जिसकी वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे केस लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, जिस इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की, जिस इक्वेशन और पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, किसकी? टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि देखो, हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की क्या है? 1 है। और वेरिएबल्स कितने हैं? वाई एंड एक्स। वाई एंड एक्स क्या है? वेरिएबल्स हैं। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। एंड बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई है। एंड सी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। सो ये आपका एक फॉर्म बनता है। अब यहाँ पे यही पढ़ना है कि पेयर, अब ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इनके पेयर से हमें सॉल्यूशंस निकालने होंगे, ठीक है। लाइक आपको देखो, ये अलजेब्रा का टॉपिक है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, जो सिलेबस है आपका उसकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के अलजेब्रिक कंडीशंस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स अलजेब्रिकली पढ़ेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय एलिमिनेशन, एंड सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है पूरा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, या एक लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इट इज इन द फॉर्म, ये आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, फिर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये कंडीशन आपको पता है क्यों दी जाती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो? अगर ये ऐसा हो जाए कि ए इक्वल टू जीरो हो जाए या बी इक्वल टू जीरो हो जाए, देन आपका ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रहेगा ही नहीं। जैसे कि अगर मान लो कि ए की जगह पर क्या रख दिया हमने, ए की जगह पर हमने जीरो रख दिया। क्या रख दिया? ए की जगह पर हमने जीरो रख दिया, है ना। तो देन आपका क्या हो जाएगा? जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, मतलब बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? नहीं है ना। तो इस वजह से ये नहीं लागू होता है। वैसे ही आपका बी इक्वल टू अगर जीरो कर दिया, तो ए एक्स प्लस जीरो वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं ना। तो यही केस आ जाता है। सो दैट्स वाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ ये तो हो गया आपका ये। एंड ए बी, ए एंड बी आर द कोफिशिएंट। ए एंड बी क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स और वाई का। एंड सी द कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ दो लीनियर इक्वेशन होंगे टू सेम वेरिएबल्स के, टू सेम वेरिएबल्स के। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये आपके दो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें थोड़ा सा समझना, क्योंकि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो थोड़ा आसान है। ग्राफिक्स वाला जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये अगर समझ जाओगे ना तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अगर एक केस ले लो कि दो लाइनें हैं, देख लो, नोटिस करो, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करे किसी कॉमन पॉइंट पे। जैसे ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स यही इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब देखो सॉल्यूशन कैसे, जैसे मान लो ना कि ये लाइन है, ये इसको काट रहा है, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ना, वही सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का। इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक लाइन है, उसके ऊपर से अगर कोई लाइन है, तो वो फिर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, क्योंकि वो हर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? सेम हो जा रहे हैं, हर कोलिनियर है ना। दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे आपके?
इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर मान लो पैरेलल लाइंस है तो दैट मीन्स यहाँ पे तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट दोनों नहीं कर रहे एक दूसरे से तो नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। तो देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट on a particular point, that point will be the only solution of that pair of linear equation। यही एक ओनली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज सेड टू बी a consistent pair of equation। इसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है कि इफ टू लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे से क्या कर रही, कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो उसे भी हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। अब केस आ जाते हैं नो सॉल्यूशन का। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी दैट मीन्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और उससे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जा रही है, इससे एक चीज तो क्लियर हो जा रही है। वो क्या क्लियर हो रहा है कि आपका जिसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, जैसे वन सॉल्यूशन आ रहा है, वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ रहा है। ये दोनों ही क्या है आपके? ये दोनों ही क्या है आपके? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसका इक्वेशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे जब ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, तो ये क्या होंगे? इसके नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन का केस। तो जब ये वाला केस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, बिकॉज नो सॉल्यूशन, बिकॉज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, सेम वही चीज, ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं अलग अलग, है ना। इस पे देखो आप, A1 A2 B1 B2, ये तो अभी हम बात की बात करेंगे। ये चीज कि अगर अब ये थोड़ा सा कंपेयर करना रेशियोज को, किसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एंड कांस्टेंट को कंपेयर। देखो अगर हम यहाँ पे देखो, दैट मीन्स A1 A2 की बात कर रहा है तो x का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये किस फॉर्म में? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये वाला केस है। इसका क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू क्या है? x के साथ तो कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 हो गया। ठीक है, 1। और A2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 1 A1 अपॉन A2 1/3। अगर B1 B2 की देखो तो B1 की वैल्यू क्या है? -2 है। क्या है? -2, तो -2। एंड B2 की वैल्यू क्या है? 4 है। अब C यहाँ पे देखो दिया नहीं है, इस साइड C नहीं दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? -20 है। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, ये आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये याद रखने वाली बात है कि व्हेन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या आएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर मान लो ये वाला केस आ जा रहा है 2:4 3:6 -9/18, दैट मीन्स 1:2 1:2 1:2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल आ रहे हैं रेशियोज इनके। तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगे, दैट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब यही केस आ रहा है आपका कि वन, देखो 1:2, ये भी क्या होगा? 1:2, बट ये आपका वेरी कर रहा है, ये क्या आपका कर रहा है? 1:3। तो दैट मीन्स A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2।
ये केस किसका होगा, पैरेलल लाइंस का, और दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है इसको कि जब भी रेशियोज अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब वही आप a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन सॉरी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड देन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon sorry यार a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, that is parallel lines। वो क्या कहलाएगा, parallel lines, no solution। तो याद रखने वाली क्या है, ये a1 a कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उनके रेशियोज नहीं इक्वल है, तो और सॉल्यूशन एक है। लेकिन जब कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस का केस आ जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। और जब तीनों ही इक्वल हो रहे हैं, तीनों के रेशियोज इक्वल हो रहे हैं, एक्स के वेरिएबल्स, एक्स के कोफिशिएंट के, बी के कोफिशिएंट के, और वाई के कोफिशिएंट के एंड कांस्टेंट के, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। ये याद रखने लायक है, ठीक है, डन। अब जैसे इसमें केस दिया हुआ है कि a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू जीरो, इंटरसेक्टिंग होगा तब, इंटरसेक्टिंग कब होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यही क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट भी होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कोइंसिडेंट कर रहा है दैट मीन्स एक के ऊपर, ये आप ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये याद रखना। ये मैंने आसान कर दिया थोड़ा सा कि पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, उसका आपका ये इक्वेशन होगा, ये आपका रेशियोज होंगे उनके वेरिएबल्स के and, उनके कोफिशिएंट के एंड कांस्टेंट के। तो अब यही चीज है कि चेक ग्राफिकली रिप्रेजेंट पेयर, ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12, इसको हमें क्या करना है, अभी एक चीज पूछा है, इस कंसिस्टेंट बोल दिया है, अगर कंसिस्टेंट बोल दिया है, देखो एक चीज ध्यान रखने की बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया और कहा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे भी अगर इनकंसिस्टेंट लिखा आ जाए तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा कहीं पर भी, तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे कंसिस्टेंट कहा है। तो इनका हम ग्राफ निकालेंगे अगर, तो देखो जैसे x इक्वल टू थ्री, एक मिनट, ये दिया है आपका x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इसको हम ऐसे करते हैं x इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री वाई, है ना, ये भी कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने y, एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, ये हमने ये ऐसा है, हमने यहाँ पे क्या किया, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स है, तो हमें यहाँ पे y निकालना है ना, y की वैल्यू निकालनी है, जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं तो कटे वो इंटरसेक्ट करेंगे ही। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, ये आ गया, ये एक बन गया, ठीक है। सेम यही आपका टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 12 है, तो हमें क्या करना है कि y इक्वल टू माइनस 12 माइनस टू एक्स, या माइनस 12 प्लस टू एक्स अपॉन थ्री कर देंगे, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया y का, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे, देखो यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया हमने, y इक्वल टू क्या कर दिया, टू एक्स माइनस 12 अपॉन थ्री, तो ये हमारा आ गया। हमने इसको अब x की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखा तो इसके टू आई, यहाँ पे सिक्स रखा इसका जीरो आया, इसका यहाँ पे जीरो रखा तो हमारा माइनस फोर आया, y की वैल्यू, इसकी हमने x की वैल्यू थ्री रखी तो माइनस टू आया। और जैसे फिर हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कट रहा है, सिक्स जीरो पे, कहाँ पे कट रहा है, सिक्स मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है सिक्स जीरो पर, सो दैट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा किसका, इस इक्वेशन का, इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, सिक्स एंड जीरो, ठीक है।
सेम यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आप एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लाइक 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics क्यूज। हमें इस पे करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो तो आप कर लोगे, मैं बता देता हूँ वैसे कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4। देखो अगर ये 10 स्टूडेंट ले रहा है तो यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट हुआ, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्यूज में, 10 है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो लेट करना है, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई, तो हमने माना कि लेट x बी बॉयज एंड y बी गर्ल्स। ठीक है, ये केस था। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, if number of girls is 4 more than number of boys, that means boys अगर x है तो गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज x है तो उससे 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4। ठीक है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये देखो y इधर लेके गए हम और इस साइड 0 कर दिया, और लगा के हमने x माइनस वाई इक्वल टू, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। जैसे y की वेरिएबल्स, जैसे हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक टेबल बनाया, ठीक है, ओके, ये हमारा टेबल है। ठीक है, एक और टेबल बनाते हैं हम, ये हमारा टेबल है। ओके, तो लाइक अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। जैसे x, यहाँ पे हम x की वैल्यू, यहाँ पे y, यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा हमारा, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स आएगा ना यहाँ से, तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू 10 माइनस एक्स कहा, और यहाँ पे हमने क्या किया इस वाले इक्वेशन में, तो हमें y निकालना है, तो y इधर चला गया तो आया हमारा x, यहाँ पे y इक्वल टू क्या, x प्लस 4। तो हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं एक बार, तो हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। x की वैल्यू हमने 2 करी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हमारी y की वैल्यू आ गई 2 रखी तो 8 आ गया। x की वैल्यू हमने 4 रखी तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, किसमें, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, लाइक ये देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लाइक ऐसा हमने बनाया एक, ठीक है, और हमने एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने रखा 1, यहाँ पे हमने रखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ऐसा केस आ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने रखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, तो जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू हम रख रहे हैं 0,
तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। x की वैल्यू जब हम 0, ये हमारा x एक्सिस है ना, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस। हाँ, तो x की वैल्यू जैसे हम ये यानी x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। तो ये हुआ। ओके, नाइस। नाउ अब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आ रही है, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 8 आ रही है। तो अगर हम इसको ऐसे लेके चले, ठीक है, ओके। और फिर x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो y की वैल्यू 6 आ रही है। x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, ये केस आया। तो ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन। इसकी लाइनिंग हम ऐसे करते हैं, लाइक उनके ना पॉइंट्स को मीट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक जो जो बना। ठीक, सेकंड लाइन का हम बनाते हैं। हमारा x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 4 आ रही है। x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ रही है 4। ओके, डन। और एंड देन x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। x की वैल्यू तो 6 आ रही है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हो गया। एंड देन x की वैल्यू हम जब 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आ रही है। x की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं y की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मीट कर देना है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका जो इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन था, ये था हमारा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 वाला। और ये वाला हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन जब हम देख रहे हैं तो वो हमारा आ रहा है ये पॉइंट। ये पॉइंट का मतलब 3 and 7, 3 and 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया किसका, इस इक्वेशन का हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 जब रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा इन दोनों के लिए, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा किस तरह से करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। अब जब कंपेयर करेंगे, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइनिंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। सीधी सी बात है कि इनको जब हमें पता है कि देखो, कुछ नहीं करना कि ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये क्या था कि वन सॉल्यूशन होगा जो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक केस होगा एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्ट होगा। ओके, तो अब एक नेक्स्ट वाला, जैसे पैरेलल वाले केस में क्या था कि पैरेलल वाले केस में आपका ऐसा हो जाएगा कि a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल वाला केस है, किसका है, पैरेलल वाला केस है। ठीक है, ये पैरेलल वाला केस है। अब एक केस हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट वाला केस। कौन सा वाला, कोइंसिडेंट वाला केस। कोइंसिडेंट वाला केस क्या है आपका कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपका कोइंसिडेंट वाला केस है। कुछ नहीं करना है, अब इनको मिला दो। ठीक है, मिला दिया हमने। अब यहाँ पे करते हैं, पहले वाले में देखो, अगर यहाँ पे है 5/7, क्योंकि 5 अपॉन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू -4/6, ये तो पहले ही आ जा रहा है, क्योंकि देखो 5/7 ये 4/6, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो -2/3 आएगा, विच इज नॉट इक्वल।
तो जब ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग का केस है। तो फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कर रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। यहाँ पे अगर आप देखो 1:2, 1:2, 1:2, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये भी आपका क्या होगा, कोइंसिडेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि A1/A2, तो इसका केस ये है। थर्ड वाले में अगर आप देखो तो 6/2 इक्वल टू 3/1, क्योंकि -3 - 1 है तो इक्वल टू 10/9। इस केस में देखो, अगर आप इसको करो 3:1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ आप देख रहे हो कि A1/A2 टू बी, बट ये इक्वल नहीं है 10/2। तो ये वाला किसका केस हुआ, ये आपका केस हुआ इसका, पैरेलल वाले का। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फटाफट हो रहा है, कुछ भी नहीं है इनमें। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का केस, अगर चलो इसी में देखते हैं कंसिस्टेंट कौन सा है। तो पहले हमने बात करी कि जिसका सॉल्यूशन आ रहा है वो कंसिस्टेंट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, तो दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ये भी, ये इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये भी क्या है आपके कंसिस्टेंट है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है दैट मीन्स पैरेलल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, नो सॉल्यूशन का केस है ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप इनकंसिस्टेंट भी समझ में आ गया होगा, पैरेलल कांस्टेंट इंटरसेक्ट भी समझ में आ गया, सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। तो ये इसी तरीके से करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter, find the dimension of the garden। क्वेश्चन के हिसाब से पूछ दिया कि हाफ द पेरीमीटर, तो हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का अगर हम केस लें तो हमारा होगा 2L+B, ये होता है, ठीक है, पेरीमीटर। बट इस केस में कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर, then half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth। तो लेट करते हैं, लेट breadth भी x, ठीक है, लेट breadth को x नहीं y मानते हैं, एक मिनट आसान रहेगा थोड़ा। लेट breadth भी y, ठीक है, एंड लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा, लेंथ भी, लेंथ जो 4 मीटर मोर देन इज breadth, मतलब 4 मीटर ज्यादा है breadth से, यानी अगर हम बात करें x की, x इक्वल टू y+4 का केस आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू y+4, मतलब अगर लेंथ आपका x है तो लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है किससे, वेट, तो वेट क्या था, y था, y+4 हो गया। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया। अगर हम एक इक्वेशन ये मान रहे हैं और यहाँ पे आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन के अगर हम केस ले रहे हैं तो ये हो जा रहा है 2x+y का केस, है ना। अब इसमें केस क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 36 मीटर। दैट मीन्स कि पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा जो हाफ द पेरीमीटर की बात करें तो 1/2 ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, 2x+y इक्वल टू 36 है। क्या है, 36 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो x+y इक्वल टू क्या हुआ, 36 हुआ। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, डायमेंशन कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे, जैसे हम अभी तक ग्राफ के थ्रू करके आ रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ के थ्रू करके आ रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। ग्राफ के थ्रू करते आ रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने रखा, एक टेबल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, और फिर इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे, और दो पॉइंट लेंगे कोई भी। तो अगर हमारा x ये है तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 4 - x, है ना। और अगर हमारा ये केस ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि y निकालना है, तो ये एक मिनट ऐसा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा x हुआ और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल 36 - y इक्वल टू
36 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 8 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक मिनट। हमने एक्स की वैल्यू, एक मिनट, एक्स की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर 20, एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको हम पेयर इक्वेशन में बना देंगे ऐसे करके, ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। तो एक बार एक्स की, यानी अगर हम यहाँ पे रखे 1 2 ऐसे करके बना दो, तो मैं यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ, फिर ये 20 कर दे रहा हूँ, फिर ये 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा प्रॉपरली अगर हम इसी तरीके से बनाएंगे, और यहाँ से जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 10 20 30। ये मैं तुम्हें सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करना कैसे। अब दोनों से जो भी आएगा कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ऐसे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो सीधी सी बात है, वो कोई ना कोई पॉइंट आएगा आंसर, वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये वन शॉट प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ करना है कैसे सॉल्व क्वेश्चन। आई होप इतना समझ में आएगा, फिर ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है तो बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा आसान होता क्या है इसमें, कि आपको क्या करना है ना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में रखना है। मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में रखना है। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्या रखना है, हम या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, या तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल कर सेकंड वाले में y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये केस आता है। जैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, इसको हम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो कि 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो थोड़ा सा इजी वाला लेंगे, तो हमें दिख रहा है कि सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, किसकी, x की। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट क्या, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। x इक्वल टू 3 माइनस 2y, जैसे x इक्वल टू 3 माइनस 2y आया, हमें क्या करना है, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में, तो थर्ड इक्वेशन, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, है ना। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन या ऐसे नहीं, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 7, x की जगह पे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 2 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, ये हो जाएगा माइनस 29y 2, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21, तो दैट मीन्स y इक्वल टू 19 अपॉन 29, कैंसल, तो y की वैल्यू आ रही है 19 अपॉन 29, ठीक है। अब यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, फर्स्ट वाले में पुट कर देंगे, तो इस x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें थर्ड इन इक्वेशन थर्ड, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y, तो 2y है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 19 अपॉन 29 कर दो, 29 29 29 3 जा 9 थे 27, 2 3 2 6 87, और यहाँ पे 92 है 38, 17 में से 8 गया कितना बचा 9, और 7 में से 3 गया 4, 49 अपॉन 29, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 49 अपॉन 29। तो ये पुटिंग, ये इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया हमने, पहले हमने ये दोनों इक्वेशन लिए, ठीक है, और दोनों इक्वेशन लेने के बाद हमने x, यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को देखो जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होता है वहां से हमने निकाल दिया, x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको किस में पुट कर दिया, फर्स्ट वाले में पुट कर दिया।
सेकंड वाले में नहीं पुट करोगे, क्योंकि सेकंड वाले से ही तो निकाल रहे हो। सेकंड वाले से जब निकाल रहे हो एक्स की वैल्यू, तो उसको फर्स्ट वाले में पुट करोगे। या अगर फर्स्ट वाले से निकाल रहे हो तो सेकंड वाले से पुट करोगे। फर्स्ट वाले से अगर निकाल रहे हो तो सेकंड वाले से पुट करोगे। लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड वाले से सेकंड वाले से एक्स की वैल्यू निकाली है, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले में। जब पुट किया तो हमारा वैल्यू आया 19/29। और जब हमारा y की वैल्यू आ गई तो हमें x की वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, इन तीनों में से हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन हमें सिंपलेस्ट फॉर्म थर्ड वाला लग रहा है, तो थर्ड वाले में हमने पुट कर दिया। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 49 - 29। सेम ऐसे ही ये सब भी क्वेश्चन करने हैं, तो आई होप आप कर ले जाओगे। ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं ये कुछ अलग क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे कि आपके जो स्ट्रेंथ, आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की, तो आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नाउ जैसे ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, hence the find the value of m for which y = mx + 3। कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 2x + 3y = 11, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, आपका फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - 4y = -24, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, तो ठीक है, हम यहाँ से कर देंगे। थोड़ा सा सिंपल वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला सिंपल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट, यहाँ पे हमने लिखा 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो हमने फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकाली ना, तो हम सेकंड वाले में पुट करेंगे। वी गेट व्हाट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x की जगह पर हम रखेंगे 11 - 3y/2 - 4y = -24। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 11 - 3y - 4y = -24, तो ये हो गया -7y -24 -11, ये क्या आ जाएगा, -35। क्योंकि देखो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। y = 35 -35 -7, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। क्या आ रही है, 5 आ रही है। जैसे ही y की वैल्यू 5 आई, अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इन तीनों में से किसी एक पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड पे रख देंगे। तो x = 11 - 3 5 जा 15/2, तो क्या आएगा, -4/2, दैट मीन्स -2। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -2 आ रही है। क्या आ रही है, -2। जैसे x की वैल्यू -2 आ रही है, y की वैल्यू पता चल गई है, तो अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, m की वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू भी निकाल देते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं ऐसे करके, m की वैल्यू निकाल देते हैं। तो y की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, इक्वल टू m। x की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 है, और यहाँ पे +3 है। तो ये +3 इधर जाएगा, तो 5 - 3 = -2m। तो ये हो जाएगा 2, ये -2 = m, दैट मीन्स -1 = m। m की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से करना है। सेम यही चीज है भाई, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 3 क्वेश्चन है, हाँ तो कर लोगे, क्योंकि हमें वन शॉट सॉल्यूशंस बनाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें वैसे करना पड़ रहा है, अदरवाइज तो मैं करा देता। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड ना, ये थोड़ा सा आसान होता है, मैं बताता हूँ कैसे। लाइक ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, पहले ये क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो आपका x + y = 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, x
प्लस वाई इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, हमारा यहाँ पे क्या हुआ सेकंड। करना क्या होता है इसमें, हमें ना या तो x को सेम कर देना है या y को सेम कर देना है। क्या कर देना है, x को सेम कर देना है या y को सेम कर देना है, ठीक है। तो करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आसान क्या लग रहा है, 2, दैट मीन्स यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x है, तो यानी अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x x कैंसिल हो सकता है ना, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब 2 से, जब 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकेंड और थर्ड में x की सेम होगा, हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट। अब होगा क्या, अब तुम बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हुआ, यहाँ पे आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हुआ। अभी क्या करते हैं, हमें इसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो, अगर हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तीनों में माइनस से, तो देखो ये प्लस में ना, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। दैट मीन्स अब इनके साइन ये प्लस वाले नहीं रह गए, अब ये वाले साइन हो गए, ये वाले साइन इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब इसके लिए माइनस, इसके लिए भी, इसका भी माइनस होगा, इसका भी माइनस 10 होगा। तो दैट मीन्स कहीं देखो प्लस माइनस माइनस होता तो कैंसिल हो गया, ये समझ में आना कैसे, क्योंकि देखो अच्छा अब ये भी बात आती कि क्या सर हमेशा माइनस करना, नहीं। अब देखो जैसे यहाँ अगर हमें यहाँ पे पहले से माइनस रहता तो हमें कुछ नहीं करना था, हम प्लस कर देते। तो हमें ना थोड़ा चेक चेक करना, जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो दोनों जगह अगर सेम साइन होगा तो एलिमिनेट तो हो नहीं पाएगा, तो अपोजिट साइन होना चाहिए, देन ही वो एलिमिनेट हो पाएगा। तो इसलिए हमें करना पड़ेगा, तो अगर जब अपोजिट है तो सेम प्लस का ही रखेंगे, और अगर अपोजिट नहीं है तो माइनस का रखेंगे, जिससे कि अपोजिट हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5y हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस क्योंकि देखो -3 -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, तो 4, तो -6 हो गया। तो y इक्वल टू क्या आया, -6 अपॉन -5, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। जैसे ही y की वैल्यू 6 अपॉन 5 आई, हमें क्या कर देना है, इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, किसी भी तीन इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इजी वाला फर्स्ट पढ़ रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y in equation first, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू हमारी क्या रखे 6 अपॉन 5, प्लस 6 अपॉन 5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, x इक्वल टू 5, 25 माइनस 6, x इक्वल टू 19 अपॉन 5, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 19 अपॉन 5। ये तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड का, ये तरीका कौन सा होता है एलिमिनेशन मेथड का। तो यही चीज है। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाला सॉल्व करेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, तो लेट इनकम भी x एंड y, ठीक है। तो यानी अब क्या हो जाएगा 9x एंड 7y हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है 4:3 है, क्या है 4:3 है। एक मिनट यहाँ पे आपका, एक मिनट ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो उनकी इनकम जो है ना, उनकी इनकम वो x है, क्या है x है, उनकी इनकम क्या है, एक मिनट, लेट देयर इनकम भी x। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का अगर हम बात करें, फर्स्ट पर्सन की जो इनकम होगी, फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, एंड सेकंड पर्सन की इनकम है 7x।
एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है, और हम यहाँ पे लेट देयर इनकम बी एक्स एंड एक्सपेंडिचर बी वाई। फर्स्ट पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर वो हमारा है 4y, सेकंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा 3y है। एंड ईच ऑफ them मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। दोनों क्या है, 2000 पर मंथ सेव कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेव्ड कितना कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, 2000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा, कि अगर मान लो कि टोटल इनकम क्या है उसकी 9x है, और वो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 4y कर रहा है, और फिर भी सेविंग कितनी हो जा रही है 2000 की। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन का इक्वेशन है, किसका, फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें, सेकंड पर्सन की, इसकी सैलरी 7x है, माइनस 3y हो रहा है, और सेव कितना कर दे रहा है 2000। सेकंड इक्वेशन है ये आपका, ठीक है। ये क्या है आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि किसी एक को सेम करेंगे, या तो 9 7 को सेम कर दें, या 4 3 को। आप कैसे सेम करोगे, देखो 4 और 3 को कैसे सेम करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर इसको हम 12 कर दे, इसको भी 12 कर दे, तो ये एलिमिनेट हो सकता है ना। तो कर देते हैं, चलो तो करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 and multiplying by 4 in equation सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट व्हाट। तो हमारा हो जाएगा 9x, सॉरी वेट 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 वेट, हमें फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 9 से 27x, यहाँ पे 12y, और फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6000। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। सेकंड वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 28x, ये हमारा हो गया 12y, और ये हमारा 4 to 8000, ठीक है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें हमें एलिमिनेट करना ना, हमने एक बात बोली थी कि अगर साइन सेम होंगे क्या होगा, साइन सेम होंगे तो हमें यहाँ पे अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, मतलब माइनस से करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। तो ये देख रहे हो आपको बच रहा माइनस एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका बच रहा माइनस 2000। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2000, और एक्स की वैल्यू अगर 2000 है, तो हमें अब क्या निकालना, क्या है इसमें, फाइंड अ मंथली इनकम। कुछ नहीं करना, मंथली इनकम निकालना है। तो मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x था, तो दैट मीन्स 9 इंटू 2000, तो क्या होगा 18,000 सैलरी होगी। मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, वो क्या था 7x था, तो 7 इंटू 2000, तो हमारा क्या हो गया 14,000। कितना आ गया 14,000। तो दैट मीन्स सैलरी इनकी हमें पता चल जा रही है, कितनी सैलरी है 18,000 एंड 14,000। आई होप ये समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है। इवन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मैंने समझा दिए, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू जब कराएंगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आए होंगे एनसीईआरटी से, सारे हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।